अनेक धन्यवाद सुषमा दीदी. You talked enough about all things about the blog, the variety, the range. और बहुत सुंदर बातें आपने कही हैं सबके. मैं 4 पंक्तियों का सहारा लेकर 4 पंक्तियां माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी को समर्पित करता हूं. अच्छे शब्दों में सच के एहसास लिखेंगे, वक्त पढ़े जिसको कुछ खास लिखेंगे. लेख लिखेंगे हम पर लिखने वाले, लेख लिखेंगे हम पर लिखने वाले, हमने कलम उठाई तो हम इतिहास लिखेंगे. मैं पीयूष जी से आग्रह करूंगा कि कृपया पुस्तकें लेकर आए. माननीय श्री मोहन राव भागवत जी से निवेदन है कि कृपया आप आडवाणी जी की पुस्तकों का आज विधिवत लोकार्पण करें. एक बार बहुत जोरदार तालियां हो जाए. और जैसा कि पुष्पा जी ने कहा, आप लोग सब प्रतियां लेकर जाएं इस पुस्तक की. और आज विशेष दरों पर डिस्काउंट पर ये पुस्तकें काउंटर पर अवेलेबल है आप सबके लिए. में अहम भूमिका निभाई है ओजस्वी वक्ता और अनुभवी सांसद आडवाणी जी राष्ट्र विकास के लिए सुशासन के प्रखर प्रणेता रहे हैं. अब मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो आप सभी को संबोधित करें. माननीय श्री लालकृष्ण आडवाणी. आज का यह कार्यक्रम और उसमें उपस्थित आप सभी लोग और विशेषकर इस समारोह में पुस्तकों का विमोचन करने के लिए आए हुए जिस संगठन ने 14.5 वर्ष की आयु से लेकर के और आज तक मुझे मूल प्रेरणा दी है जो कुछ भी मैं कर रहा हूं उसके लिए, उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी सर्वे सर्वा सरसंघचालक परम पूज्य श्री मोहन राव भागवत वह विमोचन करें, मेरे लिए एक महान अवसर है और विशेष सौभाग्य का प्रसंग है. जो तो मैं अनेक बार पुस्तक विमोचन करते हुए हमेशा कहा करता हूं कि हिंदी में तो विमोचन है, अंग्रेजी में पुस्तक रिलीज होती है. और 19 महीने जब मैं बेंगलोर कारावास में था
तो वहाँ के सब जो साथी सहयोगी थे या जो अपराधी भी दंडित थे, उन सब के लिए रिलीज शब्द बहुत अच्छा लगता था। तो कभी भी कोई आता है कहता है कि आप पुस्तक रिलीज करिए, तो मैं ना कभी नहीं करता हूं। लेकिन आज यहां पर मेरे ब्लॉग्स के बारे में जो टिप्पणियां सुषमा जी ने की, और यहां पर बैठे हुए 4 प्रमुख लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने इन पुस्तकों में जो भूमिका लिखी है या पूर्व के 2 शब्द लिखे हैं, वो चारों प्रमुख यहाँ बैठे हैं। पहली तो पुस्तक जो छपी थी उसकी प्रस्तावना और भूमिका, जो भी नाम उसको कहा जाए, वो 2 पत्रकारों ने लिखी थी, जिनमें से एक पत्रकार तो ऐसे हैं जो आज भी सक्रिय होते हुए भी शायद हिंदुस्तान के पत्रकारों में सबसे वरिष्ठ होंगे, एम.वी. कामत। और दूसरे जो है वह यहाँ उपस्थित है हमारे सामने, एम.जे. अकबर। और उन्होंने जो भूमिका लिखी, ब्लॉग्स का वर्णन किया और ब्लॉगर के नाते मेरा वर्णन किया, मैं मानता हूं कि उन चारों ने एक प्रकार से मुझे आईना दिखाया। यहाँ अरुण शौरी भी बैठे हैं, जनरल सिन्हा भी बैठे हैं, और अरुण शौरी ने तो जो टिप्पणियां की हैं बहुत अच्छी लगी मुझे। लेकिन वो जैसे सुषमा जी कह रही थी ना कि अडवाणी कुछ कुछ कभी ऐसा भी लिखते हैं कि जो हमको भी कुछ सीख देते हैं और जिसको हम स्वीकार कर लेते हैं, तो वैसी एकाध सीख चाहे एकाध वाक्य में ही हो, अरुण जी ने भी मुझे दी है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जीवन में सबसे पहले कोई व्यवसाय किया तो पत्रकारिता का किया, और इसीलिए लिख लेता था और मानता था कुछ लिख सकता हूं। लेकिन एक सहयोगी ऐसे मिले, और मेरा पहला परिचय उनसे तब हुआ जब मैं राजस्थान में था। 47 तक तो मैं कराची में ही था, सिंध में था, और मुझे बहुत लोगों को शायद आश्चर्य होगा कि तब तक कराची में जब तक था 47 तक, जिसका मतलब है कि 20 वर्ष की आयु तक, मेरा जन्म 27 में हुआ और 47 तक मैं कराची में था, सिंध में था, मुझे हिंदी पढ़ने लिखने नहीं आती थी। अगर समझ लेता था, टूटी फूटी बोल लेता था, तो उसका श्रेय सिनेमा को है। और इसलिए विगत दिनों में मुझे एक पत्रिका ने लिखा कि कहा कि आप एक हमारे लिए लेख लिखें, 100 years ऑफ हिंदी सिनेमा। तो मैंने उसमें उसी बात का उल्लेख किया। मैंने कहा कि सबसे बड़ी सेवा जो सिनेमा ने भारत की है वो ये है कि हिंदी को भारत की लिंगुआ फ्रांका बता दिया है। लेकिन मैंने कहा कि लिखने के बारे में कभी कभी लगता था शायद मैं कुछ लिख सकता हूं, लेकिन राजस्थान में जब अटल जी से संपर्क आया और मैं 3-4 दिन वो राजस्थान के भ्रमण पर थे, मैं उनके साथ साथ प्रवास करता रहा, तो मैं तो दंग हो गया। मैंने कहा कि अगर राजनीति में आने वाले को इस प्रकार की और
वक्तृत्व कला होनी चाहिए, तो मैं तो बिल्कुल अनुपयुक्त हूं इसके लिए। और मैं कभी कहता हूं तो सुषमा जी नाराज होती है। मैंने कहा कि जिस प्रकार से पहली बार अटल जी ने मुझ में कॉम्प्लेक्स पैदा किया कि मैं बोल नहीं सकता हूं, वैसे तुम भी करती हो। और ये कॉम्प्लेक्स काफी समय तक चला, काफी समय तक। मुझे याद है कि एक बार अटल जी जब अध्यक्ष बने थे और वो पंडित दीनदयाल जी के स्वर्गवास के बाद 68 में बने थे, और उसके बाद 68 से लेकर के, और उन दिनों में भारतीय जनसंघ का अध्यक्षता का कार्यकाल 1 साल का हुआ करता था, 1 साल का। और वो 68 में बने, 69 में बने, 70 में बने, 71 में बने, और फिर उन्होंने कहा कि अब बहुत हो गया और अब आपको बनना चाहिए। तो मैंने कहा मैं नहीं बन सकता, मुझे बोलना नहीं आता। तो फिर किसको बनाए? हमने कहा राजमाता जी को बनाए, चलिए। और हम दोनों गए और 2 दिन राजमाता जी के यहाँ ठहरे ग्वालियर में, उनको परसुएट किया, उनको मनाया, और बहुत आग्रह करने पर गए थे दोनों, तो वो मान गई। लेकिन मानने के बाद भी कहा कि मैं, आपने कहा है इतना, इसलिए मैं स्वीकार करती हूँ, लेकिन मुझे दतिया में जाकर के अपने गुरु से अनुमति लेनी होगी। और 2 दिन बाद उन्होंने कहा कि मैं नहीं कर सकती। तो उसके बाद फिर हमने सोचा कि भाई क्या करें। अटल जी ने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं रह सकता, बहुत साल हो गए, और इसीलिए किसी न किसी को करना चाहिए। तो हमने कहा, मैंने सुझाया, मैंने कहा भाई महावीर जी हैं, उनको बना दे। और फिर हम दोनों गए, जाते जाते रास्ते में राजेंद्र प्रसाद रोड पर ही जगन्नाथ राव जोशी रहते थे। तो मैंने अटल जी से पूछा, उनको भी ले चले साथ? तो ले लो। उनको कहा, उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हैं? कहा महावीर जी के पास जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? उनको अध्यक्ष बनाने के लिए। तो उन्होंने कहा मैं तैयार हूँ, मैं बनने को तैयार हूँ। उनकी प्रकृति थी वो एकदम संकोच अपनी बात कह रहे थे, तो ये क्या है, हमको ये चल रहे हैं, उनको अध्यक्ष बनाए, मैं तैयार हूँ। अब ये बातें सारी स्मरण आती है, और कई बार लगता है कि आयु के कारण समझ कितनी बढ़ती है, अनुभव के आधार पर काफी ज्ञानवर्धन हो जाता है, केवल अनुभव के आधार पर। और अभी मैं बताऊं आपको, ये थोड़े दिन पहले की बात है, पिछले सप्ताह की बात है। राष्ट्रपति भवन में एक कार्यक्रम हुआ, बहुत बढ़िया कार्यक्रम था, लेकिन राष्ट्रपति भारत के 25 अलग अलग क्षेत्रों में जिन्होंने नाम अर्जित किया, और ऐसा नाम अर्जित किया कि जिसके कारण उनका वर्णन किया था, जिन्होंने उनका सिलेक्शन किया, ये सिलेक्शन जो है वो एनडीटीवी की टीम ने किया। और वो एनडीटीवी की टीम ने ही मुझे फोन करके कहा कि आप कार्यक्रम में आइए। वो कार्यक्रम है कि एनडीटीवी के 25 साल पूरे हुए, तो एनडीटीवी एट 25 सिलेक्ट्स 25 Indian legends who have earned a global name, Indian legends। तो 25 लोग चुन करके और उनको वहां बुलाया, राष्ट्रपति उनका सम्मान करेंगे। और हम जब पहुंचे, जो उनका ऑडिटोरियम है राष्ट्रपति भवन का, बड़ा ऑडिटोरियम है, 300-350 होते जो गुंजाइश है। मंच पर एक बड़ी कुर्सी रखी थी, सहज था कि ये राष्ट्रपति के लिए है, और बगल में 25 कुर्सियां रखी थी। हमने कहा कि ये 25 खाली थी, राष्ट्रपति आए तो अकेले बैठे,
और एक एक करके बुलाया गया, थोड़ा थोड़ा वर्णन जो उनका नाम पुकारते थे वो करते थे, और फिर उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वो बोले। अब हमने कहा कितना समय लगेगा, ये 25 लोग बोलेंगे, लेकिन थोड़ी देर में दिखा दिया, बता दिया कि क्या होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये जो आएंगे वो अपने जीवन से जो कुछ उन्होंने सीखा है उसमें से 3 सीख ऐसी जो यहां उपस्थित श्रोताओं से शेयर करेंगे और 2-3 मिनट में अपनी बात पूरी करेंगे। तो उसको देख करके मुझे लगा कि जहां पर ऐसा प्रसंग हो कि बड़ा ऑडियंस हो, और वो वास्तव में कोई मुझे सुनने नहीं आया है, हम सब लोग आए हैं, मैं स्वयं आया हूं क्योंकि भागवत जी ने स्वीकार कर लिया कि मैं यहाँ पर आऊंगा और पुस्तक का विमोचन करूंगा, और इसीलिए पुस्तक के विमोचन करने वाले को उस समय नहीं बुलाया जाता है जब विमोचन करते हैं, वो आखिर में बुलाया जाता है। नहीं तो राजनीतिक क्षेत्र में तो मैं जानता हूं कि आपने अगर ऐसी बात की तो फिर वो लोग धीरे धीरे करके चले जाते हैं। मेरे मन में यह था कि पहले ये विचार आया कि मैं भी क्यों ना वहां केवल 2-3 मिनट में जो सीखा हूं जीवन में वो फिर उसको कह दो 3 बातों। फिर आया कि नहीं, ये बात ठीक नहीं होगी और मुझे थोड़ा सा न्याय करना चाहिए, और वो न्याय मैं जो करता हूं इस कारण कर सकता हूं क्योंकि पुस्तकें कुछ पढ़ता ही हूं। मुझे याद है कि वर्षों पहले, शायद 25 साल हुए होंगे, और एक मुंबई से पत्र निकलता था और जिसने मुझसे पूछा कि अडवाणी जी आपकी सबसे बड़ी कमजोरी कौन सी है? मैंने सहज जवाब दिया उनको, पुस्तकें। और फिर मैंने उसमें जोड़ा, मैंने कहा सामान्य स्तर पर चॉकलेट। अंग्रेजी में मैंने कहा कि बुक्स आर माय बिगेस्ट वीकनेस एंड ऑन अ ग्रॉसर लेवल इट्स चॉकलेट्स। और तब से लेकर के कोई भी आता है कभी किसी प्रसंग पर, कुछ है जन्मदिन हो या कोई चुनाव में जीत हो गई हो, तो ले आएगा, पुस्तक लाएगा, या कोई चॉकलेट भी ले आएगा। तो अभी जब सुषमा जी कह रही थी ना, बड़ा पोथन्ना जो है वो पढ़ने की इच्छा नहीं होती, ब्लॉग सरल है 3 पृष्ठ का है, फटाफट पढ़ लो, बात पूरी कर लो। और लेकिन मैंने एक पोथन्ना लिखा है बड़ा मोटा, और उसमें मुझे अच्छा तब लगा जब रिव्यूअर्स ने, जिन्होंने शायद सब नहीं पढ़ा होगा, उन्होंने एक ही चैप्टर का वर्णन किया। आखिर के जो 2-3 चैप्टर्स हैं उनमें से एक है, और उसी पुस्तक उसी चैप्टर का वर्णन करके कहा कि दैट इज द बेस्ट चैप्टर इन द बुक। इसका अर्थ है कि बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको वो पढ़ लीजिए। अच्छा, सार के नाते मैं अगर कहूं कि मैं आज अगर यहाँ जो वो बात मानी जाती और वो परंपरा बनती जो राष्ट्रपति भवन में बनी कि 3-3, 4-4 मिनट में बात पूरी करो और बताओ कि आपने जीवन से क्या सीखा, तो शायद मैं उसी का वर्णन करता, क्योंकि उसका शीर्षक है इन परसूट ऑफ हैप्पीनेस एंड मीनिंग इन लाइफ। ये शीर्षक है उसका। और लिखने वाला जो है उसने तो जो पुस्तक लिखी वो उपन्यास था, एक थ्रिलर था, लेकिन मुझे स्वयं को लगा उसका नाम था, पुस्तक का नाम था इंटरप्रिटेशन ऑफ मर्डर। ये यूनिवर्सिटी का एक लॉ प्रोफेसर उसने लिखा और थ्रिलर लिखा, लेकिन देखने पर, पढ़ने पर लगा कि इट्स not so much a mystery of a murder as the mystery of life that is being examined, explored.
और फिर उसने कहा कि मैं अगर वो कोट करूं, उसका वो पोर्शन अच्छा लिखा है, उसने लिखा है कि ये अनहैप्पी पीपल आर ऑल अलाइक। अनहैप्पी पीपल में कोई फर्क नहीं होता है। मैं कोट करता हूं, उन्होंने लिखा कि देयर इज नो मिस्ट्री टू हैप्पीनेस, affirms the author. Unhappy men are all alike. Some wound they suffered long ago, some wish denied, some blow to pride, some kindling spark of love put out by scorn or worse indifference cleaves to them, and they do to it, and so they live each day within a shroud of yesterdays. The happy man does not look back. He doesn't look ahead. He lives in the present. But there is the rub. The present can never deliver one thing, meaning. The ways of happiness and meaning are not the same. To find happiness, a man need live in the present. He need only live for the moment. But if he wants meaning, the meaning of the dreams, his secrets, his life, a man must re-inhabit the past, however dark, and live for the future, however uncertain. Thus, nature dangles happiness and meaning before us all. और मैंने इसको कोट करके अपनी पुस्तक में मैंने आगे लिखा, फॉर माई सेल्फ आई हैव चोजन मीनिंग. That's what I have said in my book. Meaning, I wrote, comes with purpose, with a sense of mission, whatever be one's calling in life. और फिर मैंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में कोट किया है कि किस प्रकार से 14.5 वर्ष का था तब टेनिस खेलते हुए, और मैंने पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम सुना. मेरे साथ जो खेल रहे थे मित्र मुझे मिले नहीं वर्षों से. उनका नाम मुरली मुखी था, वहां पर मुंबई में रहते थे, अभी पता नहीं. और बीच में से सेट भी पूरा नहीं हुआ था, जाने लगे. मैंने कहा क्यों जल्दी जा रहे हो, पूरा सेट तो पूरा करो. तो उन्होंने कहा मैंने शाखा जाना शुरू किया है. और मैंने कहा शाखा गएगी? तो उन्होंने कहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा, और वहां समय पर पहुंचना पड़ता है. तो ये एक प्रकार से पहला मैंने हाई स्कूल से निकला ही था, कॉलेज में प्रवेश कर रहा था, और कॉलेज का ही एक टेनिस कोर्ट था. और तब से लेकर के धीरे धीरे करके जिस प्रकार से मैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, संविधान बनने के बाद, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के इस विचार के साथ पता लगा कि उन्होंने सोचा है कि 52 में नए नए चुनाव होने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय पंडित नेहरू द्वारा. तो इसलिए देश भर में भी मेरा नाम परिचित हो गया है, लेकिन मैं कितना कर पाऊंगा. तो गुरुजी ने तो उनको कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजनीति में रुचि नहीं लेता. रुचि तो ले सकता है, लेकिन उसके लिए काम नहीं करेगा. उन्होंने कहा ठीक है आपकी बात, और उन्होंने उनको समझाई कि किस प्रकार से संघ का निर्माण हुआ था व्यक्ति निर्माण के लिए, चरित्र निर्माण के लिए, अनुशासित लोग निर्माण करने के लिए. कहा संघ वो करे तो ठीक है, लेकिन जब तक कुछ हर प्रदेश में 2, 3, 4 लोग और मेरे साथ जुड़ेंगे नहीं, जो कि देशभक्त हो, योग्य संगठक हो, समर्पित लोग हो कार्य के लिए, तब तक कैसे होगा. और उस एक भेंट से ये एक महान राजनीतिक दल का निर्माण हुआ, जो आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में कार्य करता है. और मैं उसमें जुड़ा. तब से लेकर के जो राजनीतिक यात्रा चली है, और जिसके माध्यम से मैं वही कार्य करता रहा हूं जो उससे पहले करता था.
देश की सेवा करना और देश को महान बनाने का प्रयत्न करना, यही एक कार्य, वो अनवरत कार्य चलता रहा है तब से लेकर के आज तक। और मन में बहुत खुशी होती है। ये खुशी होती है कि उस उपन्यासकार ने भले ही लिखा हो कि नेचर डैंगल्स हैप्पीनेस एंड मीनिंग बिफोर अस, यू कैन चूज आइदर ऑफ द टू। अगर आपको खुशी मिलेगी तो केवल उस समय मिलेगी, उससे स्थायी खुशी नहीं मिलेगी। और मैं कह सकता हूं कि आज इस आयु में मुझे दोनों मिले। मीनिंग ढूंढ पाने के कारण, मीनिंग ढूंढ पाने के कारण अर्थ यह नहीं कि मैंने उस मीनिंग का हमेशा सही पालन किया है, प्रामाणिकता से किया है, अंतरात्मा की आवाज जैसी है उसके अनुसार किया है। उसके कारण विरोधियों की भी आलोचना सुनी है, अपनों की भी आलोचना सुनी है। यात्रा की थी तो जब पहली यात्रा की थी तो फैनेटिक हिंदू का लेबल लग गया, और फिर 2004-5 में जब पाकिस्तान गया तो कहा कि अपनी विचारधारा से भी इन्होंने द्रोह कर दिया। ये सब सुना है, लेकिन मैं मानता हूं कि मुझे इस बात का पूरा संतोष है कि अंतरात्मा की जो मेरी आवाज रही वो शायद कभी गलत भी हो सकती है, लेकिन मैंने उसका पालन किया है प्रामाणिकता से, कभी उसके साथ समझौता नहीं। और इसी कारण सुषमा जी जैसे लोग कहते हैं ना कि कभी डांट भी देते हैं, मन में संतोष होता है। और अगर मुझे 3 बातें कहनी पड़े ना तो मैं एक तो ये कहूंगा कि अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। उसको सार्थक बनाना, अंतरात्मा की आवाज सुनना, ये पहली बात कहूंगा। दूसरी बात अगर कोई कहेगा, बहुत लोग अभी भी पूछते हैं कि आपका स्वास्थ्य ठीक ठाक रहता है इस आयु में भी, इसका कोई रहस्य है क्या? मैंने कहा रहस्य नहीं है। अगर कोई रहस्य है तो अभी अभी जो मैंने आपको कहा है ना कि अगर आपका मन संतुष्ट है कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो वास्तव में आपकी जीवन का सर्वस्व है और वो सही तरह से कर रहे हैं तो उससे फायदा होता है। लेकिन हाँ, मैं चला गया था स्कॉट्स हॉस्पिटल में एक बार किसी को देखने के लिए, तो वहां 2 डॉक्टर बैठे थे। उनके बीच में ये चर्चा शुरू हुई कि इनके स्वास्थ्य जो है ऐसा, उसका कारण क्या है। तो उनमें से एक डॉक्टर ने दूसरे को कहा कि मैंने सुना है कि अडवाणी बहुत कम खाते। कहा अच्छा ये बात है। और फिर उन्होंने, दूसरे डॉक्टर ने इनको कहा कि मेरी एक थीसिस है, और वो थीसिस ये है कि भगवान जब किसी मनुष्य को जन्म देता है तो उसको ये प्रिस्क्राइब करता है कि जीवन भर में वो कितना खाएगा। और अब ये तो उस पर निर्भर है कि वो जितना सारा प्रिस्क्राइब किया है वो 40 साल में खाता है या 60 साल में खाता है या 80 साल में खाता है। तो मैंने उनको कहा, मैंने भाई ये बात जो है आपकी, इस प्रकार की थीसिस तो जो लोग प्राणायाम सिखाते हैं वो उनसे सुनी है कि श्वास जो है वो निश्चित होते हैं और इसीलिए, लेकिन ये भोजन के बारे में कभी नहीं सुनी। और अच्छा है कि मैंने जब सुनी है तब मैं 80 लगभग पूरा करने वाला हूं, नहीं तो सब लोग जीवन भर यही कहते हैं कि कम इसलिए खाता है कि वो लंबा जीना चाहता है। तो मैं आपको सीख नहीं दे रहा हूं, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। आप अगर खाने के शौकीन है तो मैं आप उस पर कोई मर्यादा में लगाना नहीं चाहूंगा। अलबत्ता ये जरूर कहूंगा कि एक मैं बताऊं आपको, मैंने जैसे पहले कहा ना कि मुझे हिंदी 47 तक नहीं आती थी। बाद में जब सीखनी शुरू की तब मैंने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी और पुस्तकों में विनोबा जी की प्रायः बहुत पढ़ी।
और यहाँ के मुंशी की बहुत बड़ी, खास करके उनके गुजराती के जो उपन्यास थे, जय सोमनाथ उनमें था, जिसका असर मुझ पर हुआ दूसरे प्रकार से। लेकिन विनोबा जी के जो पढ़े उनमें एक निबंध मैंने पढ़ा था जिसका शीर्षक था बूढ़ा कौन है, और उस निबंध का आरंभ उन्होंने किया था अपने बारे में। उन्होंने कहा कि इन दिनों में मैं अरबी सीख रहा हूं। किसी ने पूछा उनसे कि आप अरबी क्यों सीख रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने कुरान जो है वो मराठी में पढ़ा है और हिंदी में पढ़ा है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे ओरिजिनल पढ़ना चाहिए और इसीलिए मैं अरबी सीख रहा हूं। तो किसी ने कहा अरबी सीख रहे हैं इस उम्र में? तो उन्होंने कहा मेरी उम्र को क्या हुआ, मेरी उम्र तो 53 साल है। तो उन्होंने कहा कि, तो उन्होंने इस पर लिखा, उन्होंने कहा कि मेरी मान्यता है कि जिस उम्र में कोई व्यक्ति ये सोचे कि अब वो कोई नई चीज नहीं सीख सकता, वो बूढ़ा हो गया। तब मानना चाहिए कि वो बूढ़ा हो गया। अब फिर मुझे जगन्नाथ राव याद आते हैं। हम जा रहे थे, मैं और जगन्नाथ राव जोशी सेंट्रल हॉल से जा रहे थे, तो एकदम सामने से मिल गए हमारे गुजराल इंद्र कुमार गुजराल, और अब वो रहे नहीं, लेकिन इंद्र कुमार गुजराल मिले। गुजराल ने कहा जोशी जी आपकी आयु कितनी है? तो उन्होंने कहा मेरी आयु 53 साल। 53 थी उस समय उनकी। ये संयोग है कि मैं 53 वाली बात कर रहा हूं और विनोबा जी में भी हुई था। और 53, यू लुक सो यंग। जोशी जी को कहा अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत यंग दिखता हूं? आप समझिए कि मैं पुणे में पढ़ता था, और पुणे में पढ़ता था, मैं अपने ताऊ के यहाँ रहता था, और मेरी उस समय उम्र थी 23 या 24, कॉलेज में था। और एक दिन बाहर ही हम बरामदे में बैठे थे, कोई गांव से कोई व्यक्ति आया, तलाशते करते ढूंढते और आकर के कहा कि जोशी जी यहाँ रहते हैं? उन्होंने कहा यही है जोशी जी का मकान। तो उन्होंने कहा कि आप हैं जोशी जी? उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रहा हूं। सुना है कि आपका कोई लड़का है इस उम्र का। जगन्नाथ राव ने कहा कि उस 23 साल की उम्र में मुझे कहता था, मुझे ताऊ समझ गया, मुझे मिला, और मेरे लड़के से अपनी लड़की का विवाह कराने आया था। और आज आप कह रहे हैं कि आप तो यू लुक सो जाने। तो बूढ़ा कौन है, इसकी व्याख्या मुझे विनोबा जी की पसंद आई। और जब मैंने अभी की बात है कि जब मैंने पहली बार देखा, एक हमारे मित्र थे, वो हाथ में बार बार एक कोई जैसे कुछ देख रहे थे। मैंने कहा ये ट्रांजिस्टर ये क्या घूम रहे हो? तो उन्होंने कहा कि ये ट्रांजिस्टर नहीं है, मेरी डिजिटल डायरी है। मैंने कहा ऐसी डायरी? दिस में बी अराउंड 1985। मैं परिचित नहीं था डिजिटल डायरी से तब तक, लेकिन तब परिचय प्राप्त करके, और उन दिनों में नरसिंह राव यहाँ पर प्रधानमंत्री थे, तो मैं फिर उसको देख करके मैं उनके पास गया। मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी, हम संसद के सदस्य जरूर हैं, लेकिन आज जिस प्रकार का युग आया है उसमें संसद के सदस्य होते हुए भी अगर, और बड़े पढ़े लिखे होते हुए भी अगर हमको कंप्यूटर समझ में नहीं आता तो हमको इलिटरेट माना जाएगा। इसीलिए अगर आप हमारी लिटरेसी का कुछ प्रबंध करें और कंप्यूटर के कोई शिक्षक ला करके हमको दिलवाएं तो बहुत अच्छा होगा। तो उन्होंने कहा लोग आएंगे? मैंने कहा कोई आया नहीं, मैं नहीं जाता हूं, मैं जरूर आऊंगा। और फिर उन्होंने एक क्लास शुरू की दोपहर को 4 से लेकर के 6 बजे तक, पार्लियामेंट के समय में 4 से 6 तक, और कोई न कोई आकर के, और 2-3 शिक्षक आते थे जो आकर के कंप्यूटर पर हमको सिखाते थे।
हम जाते थे। और मुझे याद है कि उसके कई साल बाद एक आज शादी में गया था, तो एक शादी पे एक लड़की थी, वो आकर के मुझे मिली। आप तो मुझसे परिचित नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको कंप्यूटर सिखाती थी वहां पर। मैंने कहा चलो देर से सही गुरु के दर्शन हो गए, बहुत खुशी की बात है। मैं ये 3 बातें कह करके कि अंतरात्मा की आवाज के अनुसार चल करके अपने जीवन को और सार्थक बनाए, अर्थपूर्ण बनाए, पहली बात। और दूसरी बात, अगर उस डॉक्टर की थीसिस पसंद आती हो तो बहुत ज्यादा न खाए। और तीसरी बात जो मुझे ख्याल आई कि कभी उम्र के आधार पर अपने को बूढ़ा या जवान मत मानिए। मैं दादा जेपी वासवानी को बहुत आदर से देखता हूं, और उन्होंने पिछले दिनों में मुझे अपने कुछ कोट्स दिए। उनमें से एक कोट था, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा, इट इज नॉट द इयर्स in your life that matter as much as the life in your years. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि जो इस पुस्तक प्रमोशन के अवसर पर आए हैं, और खास करके जिन लोगों ने ये जो 4 ब्लॉक्स के बारे में जो लिखा है, इट्स अमेजिंग। इंक्लूडिंग आज सुषमा जी ने जिस प्रकार से विश्लेषण करके पुस्तकों का आप हमारे सामने रखा, मैं बहुत बहुत आभारी हूं। और विशेष आभारी हूं सरसंघ चालक जी का, भागवत जी का, जिन्होंने इनकी कई बार कोशिश की, लेकिन लगे ही रहते, कार्यक्रम लगातार लगे रहते थे। मैंने अभी भी पूछा कि आप क्या नागपुर से आए आज दोपहर को, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो गया था, प्रयाग गया था। और आगे लगे लगातार। मैं प्रचारक रहा हूं, इसलिए मुझे पता है कि क्या स्थिति रहती है संघ के अधिकारी की, संघ के प्रचारक की, और वो अगर सरसंघचालक हो तो क्या स्थिति होती है, इसका मुझे कल्पना है। फिर भी उन्होंने समय निकाल करके कहा कि मैं 17 तारीख को आऊंगा, 17 दिसंबर ही मेरे पास खाली है, और उस दिन आप रख लीजिए। बहुत बहुत आभारी हूँ आपका, और आप सभी का